गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6 केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सरकार का अर्थ, परिभाषा, व्यवस्थापिका उनके बारे में पढ़ा था। लोकसभा की रचना, संगठन, उनकी कार्यकाल, निर्वाचन उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा संसद का द्वितीय या कहें कि उच्च सदन है, लेकिन लोकप्रिय सदन नहीं है। लोकप्रिय सदन तो लोकसभा है, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से आम जनता जिनके 18 वर्ष और अपनी मतदाता सूची में नाम होते हैं वो मतदान करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका महत्व और उपयोगिता है। सदस्य संख्या संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मनोनीत करते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न जो राज्य हैं और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा की रचना और संगठन के बारे में बोर्ड की परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। क्या योग्यताएं होती हैं राज्यसभा सदस्य के लिए? योग्यताएं: जो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों के लिए हैं, अंतर केवल ये है कि लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए अधिकतम कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तो वो उसके योग्य होता है। कार्यकाल: राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है और राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी: राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। सभापति, जिसको अध्यक्ष कहते हैं, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित भी करती है। ये था राज्यसभा के लिए। उसके बाद में आते हैं संसद के कार्य और शक्तियाँ। संसद में तो जैसे हमने कहा है कि इसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, संसद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आप देखिए, विधायी शक्तियाँ, पहला ऐसा प्रश्न भी ऐसे आते हैं। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि से रखते हुए कानूनों का निर्माण करना होता है। संसद को संघीय सूची में और संवैधानिक सूची में उल्लेखित जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को होता है। उसके बाद में संविधान में संशोधन की शक्ति भी है। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जाता है, किसी भी राज्य की विधानमंडल में नहीं है। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों। उसके बाद में वित्तीय शक्तियाँ: जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय
वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और प्रति वर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट यानी राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा किया जाता है। जब संसद यानी लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए तो उस समय तक आय व्यय संबंधी कोई कार्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आता है प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियों में भारतीय संविधान के द्वारा संसाधनों व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद यानी विभाग में जिसको लोकसभा कहे जाते हैं के प्रति उत्तरदायी होती है। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्माण संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं और अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं यानी भाग लेते हैं। उसके बाद आते वित्तीय विविध शक्तियाँ और कौन कौन सी हैं। संसद के दोनों ऐसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है बीच में कई बार कि संसद की ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसके पद से उसको पद मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचार के आधार पर पद से अलग करने का प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं यानी उसको पद से हटाने का। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक संसद सदन में 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित और लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दूसरा यानी ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को से अनुमोदन जरूरी है, आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने दिन के लिए 6 माह के लिए लागू होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके बाद यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। तो फिलहाल हम आज राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ थी, उनके अधिकार थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा लंबा वीडियो बनने की वजह से आपके भी समझ में नहीं आएगा, डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको कुछ 1-2 प्रश्न देंगे। उन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक है उसमें ज़रूर करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है।